नमस्कार मित्रों, मैं कौशल उपाध्याय अपने YouTube चैनल गोमा स्टॉक के माध्यम से आज फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आज आप लोग के लिए हम वीडियो लेकर के आए हैं मीन राशिफल 2025 का। तो आज हम लोग जानेंगे कि 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। आप सभी लोगों के भी मन में यह विचार आ ही रहा होगा कि 2025 हमारे लिए क्या नई सौगातें लेकर के आ रहा है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल पर जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए ताकि अन्य वीडियो भी आपके पास बहुत आसानी से आ सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं चंद्र गोचर 2024 की। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान समय में, आज के समय में, जो आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अभी हम लोग चंद्र गोचर 2024 में चल रहे हैं। यह गोचरीय स्थिति इस समय बनी हुई है, परंतु हम लोग 2024 की बात ना करके चंद्र गोचर 2025 की बात करेंगे। यहां देखिए, मैंने 4 ग्रहों को लिख रखा है। आप लोगों के भी मन में यह विचार आ रहा होगा कि सिर्फ 4 ग्रह क्यों लिखे हुए हैं। देखिए, यह जो 4 ग्रह हैं जिसमें शनि, राहु, केतु और गुरु हैं, यह बहुत ही मंद गति से गोचर करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 30 डिग्री, एक राशि जो 30 डिग्री की होती है, इसको पार करने के लिए शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, राहु और केतु 18 महीने का समय लेते हैं और गुरु महाराज 13 महीने का समय लेते हैं या 1 वर्ष का समय लेते हैं, ये माना गया है। तो जो ग्रह जितना ज्यादा समय लेगा उसका फल भी हमें उतना ज्यादा ही पता चलेगा, चाहे वह नकारात्मक अवस्था में हो चाहे वह सकारात्मक अवस्था में हो। जो भी फल मिले, चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक, वह हमें ज्यादा देर तक पता चलता है। अन्य 5 ग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र, यह जो 5 ग्रह हैं, यह 2.25 दिन से लेकर के 45 दिन के समय में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन होता है, तो इनका फल भी हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को परिवर्तित कर देता है। तो अगर आज हम दुखी हैं तो 2 दिन बाद हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। परंतु अगर हम शनि, राहु, केतु और गुरु की बात करें तो अगर इनका नकारात्मक फल मिलता है तो हमें बहुत लंबे समय तक पता चलता है और हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं राशि परिवर्तन। शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु 14 मई 2025 को, राहु केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। तो हमारे लिए 29 मार्च, 14 मई और 18 मई, यह 3 तिथियां जो हैं या फिर यह 3 डेट्स जो हैं, यह बहुत ही विशेष हो जाते हैं। जिसमें 14 मई और 18 मई, मतलब मई का महीना और मई की 14 और 18 जो तिथि हैं या फिर दिनांक जो है या डेट जो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं शनि की दृष्टि की, गुरु की दृष्टि की, राहु की दृष्टि की और केतु की दृष्टि की, क्योंकि दृष्टि का बहुत ही महत्व है। देखिए, शनि, राहु, केतु, गुरु जहां जहां बैठेंगे वहां का तो फल देंगे ही, जहां जहां दृष्टि डालेंगे वहां पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो देखिए, शनि की दृष्टि 3य भाव में, 7म भाव में और 10म भाव में पड़ रही है। गुरु की दृष्टि 8म, 10म और 12 भाव पर, राहु की दृष्टि 4th, 6ठ और 8म भाव पे और केतु की दृष्टि 10म, 12 और 2य भाव पर पड़ रही है। तो इसके विषय में अभी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, नीचे देखिए, अब हम लोग शुरू जो मैं बात करूंगा वो हम लोग बात करेंगे शनि 7.5 का 2य 2.5 वर्ष शुरू होने वाला है। अभी मीन राशि का 7.5 चल रहा है, परंतु 2.5 वर्ष प्रथम, देखिए 3 फेज में 2.5 वर्ष आता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम जो है वह 29 मार्च को खत्म हो जाएगा और 29 मार्च 2025 से द्वितीय 2.5 वर्ष शुरू हो जाएगा। तो यहां मैं मीन राशि वालों को बहुत ही साफ शब्दों में यह बताना चाहता हूं कि शनि 7.5 अगर हमारे जीवन में आई है
तो वह किस लिए आई है और वह किस तरीके से कार्य करती है, और खास तौर पे शनिदेव महाराज किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, शनिदेव महाराज श्रम के देवता हैं, कर्म के देवता हैं, कर्म ही धर्म होता है, तो धर्म के भी देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अच्छे से कर्म करिए, न्याय पूर्वक कर्म करिए और धर्म संगत कर्म करिए। अगर आप ये 3 बातों को अपने जीवन में ला रहे हैं तो किसी भी प्रकार से आपको 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी लोगों के ऊपर शनि 7.5 आती है तो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक सूत्र की बात करूंगा। अभी आप देखिए 2024 में शनि द्वादश भाव में है। जब भी शनि द्वादश भाव में आते हैं तो शनि के एक घर पीछे और एक घर आगे 7.5 लगी होती है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो मकर राशि के ऊपर तीसरा फेज, कुंभ राशि के ऊपर नहीं, शनि कुंभ राशि में है, हाँ, प्रथम फेज यहां पर है और द्वितीय फेज यहां पर है और तृतीय फेज यहां पर है। अगर हम ये कहें कि मीन राशि पे प्रथम फेज है और कुंभ राशि पे द्वितीय फेज है और मकर राशि पे तृतीय फेज है, जैसे ही शनि संचरण करके मीन राशि पे आ जाएंगे तो मेष राशि की 7.5 लग जाएगी और कुंभ राशि की 7.5 खत्म हो जाएगी। तो अब अगर हम देखते हैं कि शनि शनि जो है द्वादश भाव में अगर बैठे हुए हैं तो श्री रामानुजाचार्य के द्वारा प्रतिपादित सूत्र में कहा गया है कि शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उसका बहुत ध्यान देते हैं। तो यह हानि का स्थान है, हानि पे बहुत ध्यान देंगे, व्यय पे बहुत ध्यान देंगे। मतलब आपको हानि और व्यय से प्रथम फेज में बचाएंगे, ये याद रखिएगा। किसी भी प्रकार का व्यय, लग्न शरीर है तो शरीर से संबंधित जो कुछ भी है उसका व्यय हम यहां से देखते हैं। विदेश से संबंध अच्छे बना देंगे, विदेश यात्रा करा सकते हैं, ठीक है। ये 2024 जो 2.5 वर्ष अभी चल रहे थे, परंतु अब हम लोग बात करेंगे 2025 की। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो वह आपके लग्न में आ जाएंगे। अब लग्न में अगर आ जाते हैं तो शरीर पर बहुत ध्यान देंगे, ये ध्यान दीजिएगा, शरीर पर बहुत ध्यान देंगे। मन मस्तिष्क हम हमेशा यहां से देखते हैं, मन और मस्तिष्क हमेशा हम यहां से देखेंगे। और चतुर्थ भाव जो होता है, चतुर्थ भाव से भी हम आपका मन मस्तिष्क देखते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वह मन मस्तिष्क का कारक ग्रह है और उसको हमेशा चतुर्थ भाव में काल पुरुष की कुंडली में देखा जाता है। परंतु अब यहां पर अगर शनि बैठे हैं तो देखिएगा 1 2 3 तृतीय विषम दृष्टि, शनि की दृष्टि विषम है, ये ध्यान रखिएगा। आपके पराक्रम भाव पे, सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार के स्थान पे, या हम ये कह सकते हैं कर्म से दशम भाव ये होता है। तो कर्म का कर्म या पत्नी का कर्म हम सप्तम भाव से देखेंगे तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। उसके बाद यहां से आप देखिए सप्तम, अष्टम, नवम और दशम, दशम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। गौर से अगर देखिएगा तो मैं दशम स्थान की यहाँ पे मैं बात इसलिए कर ले रहा हूं क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है और केतु की दृष्टि भी दशम भाव पर है। इन 3 दृष्टियों का मतलब क्या हो गया कि आपका दशम भाव एक्टिवेट होना है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर दशम भाव लिख रखा है। परंतु अभी हम बात कर लेते हैं शनि की। तो आपको अपने तृतीय भाव पर बहुत ध्यान देना है, सप्तम भाव पर बहुत ध्यान देना है और दशम भाव पर बहुत ध्यान देना है। अब शनि का जो द्वितीय फेज है, द्वितीय फेज में शनि हमेशा चंद्रमा के साथ संचरण करते हैं। अब चंद्रमा के साथ संचरण करने का मतलब क्या हो गया कि शनि का जब समय आता है तो शनि आपको श्रम करा करके ऊपर पहुंचाते हैं। परंतु जब इंसान
ऊपर उठने लगता है, धन कमाने लगता है, तो एक बहुत ही खतरनाक चीज उसके मनोमस्तिष्क में आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं अहंकार। इस चीज से बच के रहिएगा। अगर इस चीज से आप बच गए, फिर आप समझ लीजिए कि आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। परंतु अगर आपके मन में कहीं से भी अहंकार आ गया, मन या मस्तिष्क में, फिर आपको बचाने वाला भी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि जब चंद्रमा के साथ संचरण करेंगे तो शनि 7.5 तो बनेगी ही बनेगी, परंतु विष योग भी बनेगा। मतलब आपके मन और मस्तिष्क में विष आ जाएगा। किसके प्रति? अन्य लोगों के प्रति। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपके मन में यह आ सकता है कि मैं हूं तो इनका जीवन चल रहा है, मेरी वजह से ये जी रहे हैं, मेरी वजह से ये कमा रहे हैं, मैं अगर ना होता तो ये भीख मांग रहे होते। इस प्रकार के विचार मन में आने लगते हैं और लोग अपने वाणी से समाज में ये बात कहने लगते हैं और लोगों का तिरस्कार करने लगते हैं। आप अपने परिवार वालों का भी तिरस्कार कर सकते हैं, आप अपने छोटे भाई बहन का भी तिरस्कार कर सकते हैं, आप अपने बड़े भाई बहन का भी तिरस्कार कर सकते हैं, आप अपने मित्रों का तिरस्कार कर सकते हैं, आप अपने सहयोगियों का तिरस्कार कर सकते हैं। इवन आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं या फिर आपके जो कुलीग्स हैं, आप उनका भी तिरस्कार कर सकते हैं। तो यह अहंकार है। आपको ये लगने लगेगा कि आप ही सब कुछ हैं, मतलब स्वयं आप भगवान हो गए हैं, आपको ये लगने लगेगा। अगर यह विचार आपके मन में आ रहा है तो इसको तत्काल से तत्काल अवस्था में त्याग दीजिएगा। अन्यथा शनि 7.5 का द्वितीय फेज जो 2.5 वर्ष का है, यह आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, जो भी मीन राशि के जातक हैं या मीन लग्न के जातक हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का अहंकार अपने मन में पनपने मत दीजिएगा। चलिए, ये बात हो गई शनि 7.5 की, शनि के यहाँ बैठने की और शनि की दृष्टि की, ये सारी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं गुरु की। देखिए, गुरु की दृष्टि देख लीजिए, 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पर है, अष्टम भाव पे है, फिर दसम भाव पे है, उसके बाद द्वादश भाव पे है। देखिए, कहा जाता है कि गुरु जिस स्थान में बैठते हैं उसका ध्यान नहीं दे पाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, यह आपके घर का स्थान है। समझिएगा, यह आपके घर का स्थान है। हम कुटुंब और दाम्पत्य जीवन की भी बात नहीं कर रहे, अब हम आपके घर की बात करें। घर में कौन रहता है? माता रहती है, पिता रहते हैं, भाई रहते हैं, बहन रहते हैं, मतलब पूरा परिवार रहता है, उसमें पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर पर ध्यान अब नहीं देंगे या नहीं दे पाएंगे। किस वजह से? कार्यों की वजह से। बात समझिएगा। अष्टम भाव गूढ़ रहस्य, रिसर्च के कामों में आप ज्यादा संलग्न हो सकते हैं। अपने कार्यों को लेकर के विदेश यात्रा में जा सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। तो कह सकते हैं कि घर से दूर चले जाएंगे, तो घर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इस वजह से भी कुछ दिक्कतें आएंगी, वो मैं अभी बता दूंगा। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, सब सही होगा। ठीक है, अब किस पर ध्यान देंगे? अष्टम भाव पर। अष्टम भाव से हम लोग क्या देखते हैं? अष्टम भाव से हम लोग रिसर्च देखते हैं, अष्टम भाव से हम लोग गूढ़ रहस्य देखते हैं, अष्टम भाव से हम लोग ज्योतिष देखते हैं। जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं, जितने भी गुप्त कार्य हैं, वह सब हम अष्टम भाव से देखेंगे। पितरों को देखेंगे अष्टम भाव से, पैतृक संपत्ति को देखेंगे अष्टम भाव से। पैतृक संपत्ति के कार्य से कहीं जा सकते हैं, कहीं विदेश में पैतृक संपत्ति है, किसी ने आपके नाम कर दिया, उसको भी लेने के लिए जा सकते हैं। द्वादश भाव लंबी यात्रा। भाई, अगर हम तृतीय भाव देखेंगे तो छोटी यात्रा होगी, द्वादश भाव देखेंगे तो लंबी यात्रा हो गई, विदेश यात्रा। तो विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, तो आप अपने घर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की नवम दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ रही है, वहां पर राहु बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हम राहु की भी बात कर लेते हैं। देखिए, राहु यहाँ द्वादश भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि गुरु नवम दृष्टि से राहु को और राहु पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। तो आने वाले समय में 18 मई 2025 को
राहु और गुरु का दृष्टि युति के कारण ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाएगा। बहुत ही सकारात्मक निर्माण होगा। लोग गुरु चांडाल का नाम सुनते ही सोचते हैं कि ये कुछ खराब होगा, लेकिन नहीं, ये पुरातन समय की बातें हैं। बहुत ही पुराने समय में ये लिखा गया कि गुरु और राहु की दृष्टि युति या गुरु और राहु साथ में बैठ जाए तो बहुत खराब होता है। परंतु आज के नए जमाने में राहु टेक्नोलॉजी है, राहु बदलाव है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, राहु कुछ भ्रम प्रदान करते हैं, परंतु आज की डेट में अगर आप थोड़ा सा भी सजग हैं तो उन भ्रमों को दूर कर सकते हैं। चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं कि राहु की गुरु में और राहु की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और गुरु चांडाल योग का निर्माण 18 मई 2025 को हो जाएगा। संपूर्ण 12 राशियों को इसका फल मिलेगा, आपको भी मिलेगा मीन राशि वालों। तो अब देखना यह है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ये तो गुरु की दृष्टि हो गई। अब राहु देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कहने का यह तात्पर्य है कि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव में और राहु की दृष्टि अष्टम भाव में। तो आपको अपने, देखिए मैंने यहाँ पे 10th हाउस लिख रखा है, इसके बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा, परंतु आपको अष्टम भाव का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अष्टम भाव का मतलब हो गया किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। यह अष्टम भाव को एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य को करने से पहले अष्टम भाव के कारकत्व को एक्टिव कर लीजिए, मतलब उस पर रिसर्च आपको करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आप गौर से देखिए, शनि की दृष्टि दशम भाव पर है, गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, केतु की दृष्टि दशम भाव पर है, मतलब आपका 10th हाउस इस टाइम पर एक्टिवेट अपने आप हो जाएगा। आपको करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, परंतु ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। क्या क्या एक्टिवेट होता है? आपका करियर, कारोबार, आजीविका, सफलता, यश, सम्मान, सामाजिक स्थिति, कीर्ति, प्रतिष्ठा, पेशेवर गतिविधियां, उच्च पद, आत्मविश्वास, व्यापार, राज्य प्राप्ति, पिता का सुख। मैंने आपसे क्या कहा था? शनि की 7.5 का द्वितीय फेज है। अगर अहंकार मन में नहीं आया तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी, परंतु जब मान, सम्मान, धन, कारोबार सब अच्छा मिलने लगता है तो अहंकार आ ही जाता है। मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो अहंकार से परे हो जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी 7.5 बहुत अच्छी बीते और 2025 का जो वर्ष है वो आपका स्वर्णिम वर्ष हो, तो आपको अपने कर्म स्थान को एक्टिवेट करना होगा। कैसे? नई टेक्नोलॉजी को अपने ज्ञान में लाकर या अपने ज्ञान से नई टेक्नोलॉजी विकसित करके या नई टेक्नोलॉजी को अपने कार्य क्षेत्र में लगा के, मतलब नई नई चीजें सीखनी है। दूसरी चीज, जब भी कोई कार्य करना है तो अष्टम भाव को एक्टिवेट कर लेना है। कोई भी कार्य करना है तो उसके विषय में पहले रिसर्च कर लीजिए। अगर आपने रिसर्च अच्छी कर ली तो आपका 10th भाव, आपका जो 10th हाउस है वो बहुत अच्छा फल देगा आपको। यहाँ पर आपका करियर अच्छा हो जाएगा, कारोबार अच्छा हो जाएगा, आजीविका मतलब जो जिस कार्य को करने से आपको धन प्राप्त हो रहा है वह बहुत अच्छा होगा, सफलता मिल जाएगी, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, चारों तरफ आपकी कीर्ति फैलेगी, प्रतिष्ठा बनेगी, पेशेवर गतिविधियां तेज हो जाएंगी, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, आत्मविश्वास चरम सीमा पे रहेगा, राज्य प्राप्ति हो सकती है, व्यापार अच्छा हो जाएगा और पिता का सुख अच्छा मिलेगा। जिन लोगों के पिता हैं उनको पिता का सुख मिलेगा, जिनके पिता नहीं है उनको पिता पितृ रूप में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो यह सारा जो विषय है यह आपके 10th और 8th हाउस पर जाकर के टिक रहा है। इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। केतु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि दशम भाव पे है, 6 7 द्वादश भाव पे है, 8 और 9। केतु की दृष्टि
धन स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। राहु और केतु वैसा ही फल करते हैं जिन ग्रहों के साथ या जिन राशियों में बैठे होते हैं। अगर यहाँ पे गौर करिए तो राहु जो है वह शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। शनि जो है वह राहु और केतु के अति मित्र हैं, और केतु पंचम राशि में षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। तो षष्ठम भाव में पंचम राशि है, तो पंचम राशि सिंह राशि हुई, सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो केतु यहाँ पर सूर्य के समान फल देंगे। तो कहने का मतलब है यहां से अगर धन स्थान को देख रहे हैं, अब आप ये समझिएगा केतु जो है वो डिटैचमेंट का ग्रह है, छठे घर में बैठा है, रोग ऋण रिपु को दूर कर देगा। लेकिन जहां दृष्टि डालेगा मतलब धन आपको प्रचुर मात्रा में देगा 2025 में, परंतु धर्म संगत कार्य करना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और जिन लोगों को शनि 7.5 की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कार्य नहीं चल रहा है, बिजनेस में बहुत परेशान है, नौकरी छूट गई है, या परिवार में बहुत कलह चल रही है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, तो वह किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से जाकर के उसका निवारण कराएं। अगर आपको कोई अच्छा ज्योतिषी नहीं मिल रहा है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क करके मुझसे भी निवारण करवा सकते हैं। परंतु देखिए YouTube पर सब कुछ फ्री है, परंतु जब आप मुझसे पर्सनल समय लेंगे तो आपको मेरी फीस या मेरा जो देखने का जो शुल्क है, कुंडली विवेचन का जो शुल्क है, वह देना होगा। और उसके बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा, उस उपाय को करेंगे आप, तो आपका 7.5 का जो समय है, जो नकारात्मक प्रभाव आपको मिल रहा है, वह कम हो जाएगा और आप सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, यह सारा वृतांत जो था यह मीन राशिफल 2025 का था। तो मीन राशि वालों, मैंने आपको बता दिया है कि कहां कहां क्या क्या दिक्कत हो सकती है और कहां कहां अच्छी बातें हैं, और पॉजिटिव अगर आप रहेंगे, धर्म संगत कार्य करेंगे और नई टेक्नोलॉजी को अपने कार्य क्षेत्र में लगाएंगे, तो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर आप दसम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, दसम भाव कार्य का है, कर्म का है, तो आपको रिसर्च जरूर करना होगा। ये बात फिर से मैं कह रहा हूं, इसको 2025 में अपने जीवन में अप्लाई करिएगा। और मैं आपसे बता रहा हूं 2025 में अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया तो आने वाले कई वर्षों तक आपको इसका फल अच्छा प्राप्त होगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम।